2023 ख़त्म हो चुका है और अब हम एंटर कर चुके हैं 2024 के अंदर। आज भी जब मैं क्लिनिक पे जाता हूँ तो मुझे रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है, या वो पेशेंट से बात करते टाइम हो, या फिर किसी दूसरे डेंटिस्ट का एक्सपीरियंस सुन के हो, या फिर अपनी खुद की ही किसी गलती से कुछ नया सीखने को मिले, या फिर मेरे साथ काम करने वालों की कोई गलती से मुझे कुछ सीखने मिले। तो कुछ ना कुछ रोज़ नया सीखने को तो मिलता ही है। तो यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपके साथ मेरे 3 साल के 6 एक्सपीरियंसेस शेयर करने वाला हूँ। यानी कि मुझे क्लिनिक खोले हुए 3 साल हो गए हैं। तो तब से अब तक जो 6 चीज़ें मुझे लगती है कि आपको पता होनी चाहिए, या जो आपके लिए सीखना इम्पोर्टेंट है, और जिनमें हम सब डेंटिस्ट लोग या हमारी फ्रेटर्निटी गलतियाँ करती हैं, वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा। हो सकता है कि आप मुझसे एग्री करते हो सकता है नहीं भी करते हों, और हो सकता है आगे चल के मेरी इसी बात से आप एग्री कर जाएँ। तो शुरू करते हैं सबसे पहली चीज़ से। आपकी 20% पेशेंट आपकी 80% एनर्जी को ड्रेन कर देते हैं। इसका मतलब क्या है? हर एक डेंटिस्ट की, हर एक पर्सन की एक एनर्जी लेवल होता है, या फिर एक क्या कहते हैं, एनर्जी की लिमिट होती है। आप उसी लिमिट के अंतर्गत काम कर सकते हो। जैसे सपोज़ आज मैं कम एनर्जेटिक फ़ील कर रहा हूँ, तो मेरा मन ये कहता है कि आज मैं 10 पेशेंट से ऊपर नहीं कर पाऊँगा। कभी मैं एनर्जेटिक होता हूँ तो ठीक है, 15 पेशेंट तक मैं कर सकता हूँ, लेकिन कभी 20 पेशेंट हो जाए तो मुझे पता है कि मैं नहीं कर पाऊँगा वो उस तरीके से क्वालिटी ट्रीटमेंट। अगर घास काटने की बात है तो वो साइड में रखते हैं, लेकिन अगर हम क्वालिटी की बात करें तो 10-15 पेशेंट इज़ इनफ कि इतनी ही क्वालिटी आप प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक। अब क्या है कि आपके पास ऐसा पेशेंट आया जो आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रहा है। लाइक कैसे पेशेंट? जो आपका बहुत ज़्यादा सर खाता है, या आपको उसके ऊपर सर ज़्यादा खपाना पड़ता है। लाइक पेशेंट आया, वो आपको बोलता है कि डॉक्टर साहब मुझे यहाँ दर्द हो रहा है और दाँत में खड्डा हो गया है, तो आप इसका इलाज कर दीजिए। आप बोलते हैं इसमें तो रूट कैनाल होगी। बोलता है, अरे डॉक्टर साहब इसके अंदर तो फिलिंग ही कर दो, फिलिंग से ही काम हो जाएगा। तो हमने बोला, हमने आपका एक्स-रे लिया, आप एक्स-रे को देखिए, उसके अंदर आपको डैमेज है, दाँत के पल्प तक आपकी जो भी है इन आपके दाँत के पल्प तक इन्फेक्शन चला गया है, तो अब इसमें रूट कैनाल ही होगा। तो वो पेशेंट बोलता है, डॉक्टर साहब आप तो इसको भर दो, बात की बाद में देखी जाएगी। अब आप क्या करते हो? सपोज़ आपने फिलिंग कर दी, ठीक है? आपने उसके सुन-सुन के आप ऐसे हो गए, ठीक है चलो कर देते हैं। आपने अगर फिलिंग कर दी और खुदा ना ख़ास्ता आपकी किस्मत बहुत अच्छी हुई और अगले ही दिन उसको स्वेलिंग आ गई, तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अब क्या होगा? अब वो भागेगा दूसरे डेंटिस्ट के पास कि यार मैं इस डेंटिस्ट के पास गया, इसने तो फिलिंग कर दी और ऐसी फिलिंग करी कि सूजन ही आ गई। जबकि आपने उसको रूट कैनाल के लिए बोला था, ठीक है? वो इस बात को दूसरे डॉक्टर को जाके नहीं बताएगा। अब जो दूसरा डॉक्टर है, अगर वो ऐसा डॉक्टर है जो अपने एथिक्स पे रहता है, जो किसी की बुराई नहीं करता, तो वो ये बोलेगा ठीक है कोई बात नहीं, जो भी है अब हम आगे का इलाज करते हैं। तो बहुत ही बढ़िया। लेकिन अगर वो डेंटिस्ट ऐसा हुआ, कुछ होते हैं 1-2% जो भाई आपकी बैंड बजाने के लिए बैठे रहते हैं। वो बोलेगा अरे! क्या कर दिया ये? ये तो मतलब ये समझो कि कोई गंदे इंस्ट्रूमेंट से आपकी फिलिंग कर दी और उसका इन्फेक्शन जो इंस्ट्रूमेंट का था वो आपके दाँत में चला गया, इसलिए सूजन आ गई। अब तो बहुत परेशानी की बात हो गई। तो अब क्या होगा कि आपके लिए एक नेगेटिव इमेज बन गई, और आप एथिक्स पे काम कर रहे थे, आप सही काम कर रहे थे, लेकिन आपके लिए एक नेगेटिव इमेज बन गई। तो ऐसे पेशेंट्स को आप अवॉइड करो। ऐसा पेशेंट जब बोले फिलिंग करो, नहीं सॉरी, मैं नहीं करूँगा, मैं अपने हाथ से गलत काम नहीं कर सकता। अगर कोई और करता हो आप करवा लो। मैं अपने हाथ से सिर्फ वही काम करूँगा जो एथिकल है। नंबर 1 थिंग, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि ऐसे ही पेशेंट आपकी एनर्जी को ड्रेन करेंगे। क्योंकि अगर ऐसा एक भी पेशेंट आपके पास आया, आपका पूरा दिन खराब होगा, आपके आने वाले जो 8 पेशेंट 9 पेशेंट होंगे, आप उनका भी इलाज ढंग से नहीं कर पाओगे। तो आपकी एनर्जी लिमिटेड है, तो इस लिमिटेड एनर्जी का सही उपयोग करो। तो ये वो 20% लोग होते हैं जिनको मैं साइड में रखता हूँ। बाकी मेरा सारा फोकस रहता है 80%, यानी 10 में से 8 पेशेंट पे मेरा फोकस रहता है कि मैं इनका अच्छे से अच्छा इलाज करूँ। क्योंकि जो मेरी बात सुन रहा है, जो मेरी बात को एग्री कर रहा है, और जो मेरी ट्रीटमेंट पे मतलब डाउट नहीं कर रहा, जो बोला कि ठीक है डॉक्टर साहब आप सही कह रहे हो, या आप कुछ सोच के ही बोल रहे हो, तो मैं उसका इलाज कर देता हूँ। लेकिन जो मानने को ही रेडी नहीं है कि हम सही इलाज कर रहे हैं, तो उसका आप नेगेटिविटी ले रहे हो अपने ऊपर। और इसी के चलते हुए एक रूल भी, मतलब एक लॉ पास हुआ है, जिसके अकॉर्डिंग अगर डॉक्टर चाहे तो किसी भी मरीज़ का इलाज मना कर सकता है करने के लिए। बिल्कुल हाँ,
इन द केस ऑफ इमरजेंसी को अगर आप हटा दो, ऐसा नहीं कि इमरजेंसी में पेशेंट है और आप मना कर रहे हो, वो नहीं, लेकिन ऐसी कोई चीज़ कि आपको लगता है कि पेशेंट एग्री नहीं कर रहा है, उसका साइकोलॉजिकल बिहेवियर है, उसका पर्सनल बिहेवियर आपकी तरफ नेगेटिव है, तो आप उस पेशेंट को साफ साफ मना कर सकते हैं कि मैं आपका ट्रीटमेंट नहीं करूँगा, और इसके लिए इंडिया में लॉ आ चुका है। तो इसलिए कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप अपने मेंटल पीस का ख्याल रख सकते हैं। तो ये हुई पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो डॉक्टर्स गलती करते हैं वो होता है फाइनेंसेस को मैनेज करना। हमें पता ही नहीं है कि हमें अपने फाइनेंसेस को मैनेज कैसे करना है। लाइक आप पैसे कमाते हो, सपोज आप लाख 2 लाख जितने भी कमाते होगे महीने के 50,000, उस पैसे को आप किस तरीके से मैनेज करते हो वो इम्पॉर्टेंट है। पैसा कमाना ईजी है, ठीक है, ऐसा अमीर लोग बोलते हैं। पैसा कमाना ईजी है लेकिन उसे मैनेज करना थोड़ा हार्ड है, उससे हार्ड है। तो आपको फाइनेंशियल लिटरेसी होनी चाहिए कि आपको अपने पैसे को मैनेज कैसे करना है। आपको पता है हर साल महंगाई दर 8% से बढ़ जाती है। जिस स्पीड से महंगाई दर बढ़ रही है उस स्पीड से आपका पैसा ग्रो नहीं कर रहा है। इसका मतलब अगर आप आज आपके ड्रॉर में 100 रुपये का नोट पड़ा है तो 1 साल के बाद इसी 100 रुपये के नोट की जो वैल्यू होगी वो 92 रुपीज़ होगी। तो इसलिए आपको फाइनेंशियल लिटरेसी होना ज़रूरी है कि आपको एक्चुअल में अपने पैसे को ग्रो कैसे करना है। छोटा सा एक मैं आपको बता देता हूँ तरीका, इसके अलावा आप यूट्यूब पे बाकी जगह पे भी देख सकते हो, फाइनेंशियल लिटरेसी के बहुत वीडियोस हैं। छोटा सा एक तरीका बता देता हूँ, अपने लिए इमरजेंसी फंड रखें। लाइक जो आपका मंथली एक्सपेंस है, सपोज आपका जो खर्चा है महीने का 20,000 रुपीज़ है, मैं अज्यूम कर रहा हूँ 20,000 रुपये खर्चा है, तो आपके पास 6 महीने का इमरजेंसी फंड होना चाहिए। लाइक अगर आप 6 महीने तक काम ना भी करें तो भी आपके पास इतना पैसा होना चाहिए कि आप अपने बिल्स वगैरह पे कर सके। वो अमाउंट होता है 1,20,000, ठीक। अब इस 1,20,000 को आप ऐसे फॉर्म में रखिए जो कि इंस्टेंटली चेंजेबल हो। लाइक अगर आप उसको कैश में रखेंगे तो अगेन 1 साल बाद उसकी वैल्यू गिर जाएगी, लेकिन अगर आप उसको गोल्ड में कन्वर्ट करके रखेंगे तो गोल्ड हर साल कुछ परसेंट से बढ़ता है, जिसको सेल आउट करने के बाद आपके पास कुछ पैसा बचेगा जो कि हायर अमाउंट में होगा। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो फाइनेंशियल लिटरेसी होना ज़रूरी है। बस इस बात को समझ लीजिए कि स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स और ये जो सारी चीज़ें अभी जो चल रही है ना मार्केट में, आपको इनके बारे में समझना चाहिए और अपने टैक्सेशंस का पता लगाना चाहिए कि एक्चुअल में आपको कितना टैक्स देना है और एक्चुअल में आपको टैक्स देना भी है या नहीं देना है, ठीक है। और टैक्स सेव किस तरीके से किया जाता है, क्योंकि डॉक्टर्स के लिए काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें भी हैं जिसके थ्रू वो अपना टैक्स सेव कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तीसरी चीज़, मास प्रैक्टिस और क्लास प्रैक्टिस। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि मैं एक लिमिट तक पेशेंट्स कर सकता हूँ। अब मास प्रैक्टिस में क्या होता है, सपोज एक डेंटिस्ट है जो करता है दिन के 100 पेशेंट, ओके, और वो चार्ज करता है 1,500 रुपये रूट कैनाल के, ठीक है। और अब उसको सपोज 10 पेशेंट की रूट कैनाल करनी है तो वो 10 पेशेंट से 1,500 लेगा। कितने बने? 15,000 रुपये, ओके। लेकिन उस चीज़ के लिए उन्होंने अपना टाइम दिया, उन्होंने अपने बॉडी को उस पर इन्वेस्ट किया, ठीक है, बहुत सारी मेहनत करी, उसके बाद वहाँ पर उन्होंने उस रूट कैनाल को एग्जीक्यूट किया। अब क्या होता है कि मास प्रैक्टिस में ये होता है कि जब आपके पास लोड होता है ना तो आप अच्छे से चीज़ों को परफॉर्म नहीं कर पाते हो, और इसी जगह पे हमारी क्वालिटी लैक कर जाती है। बिलीव मी, मैंने मास प्रैक्टिस करके देखी और मुझे पता है कि दिमाग पे कितना स्ट्रेस होता है, और हर अगले दिन पेशेंट आ जाता है ये बोल के कि डॉक्टर साहब दर्द हो रहा है, क्योंकि हम जानते हैं हमने उस पेशेंट का ट्रीटमेंट जल्दबाजी में किया है, और जल्दबाजी में किया हुआ जो ट्रीटमेंट होता है वो सक्सेसफुल नहीं होता है या उसके चांसेस कम होते हैं, ठीक। हर रोज़ मुझे ये टेंशन रहती थी, यार ये पेशेंट आ जाएगा वापस, रिटर्न आ जाएगा ये, क्योंकि इसका इलाज सही नहीं हुआ। क्योंकि हमें पता है कि हमने जल्दबाजी से हमने उस पेशेंस लेवल्स के साथ उसका काम किया ही नहीं, उस सब्र के साथ उसका काम किया ही नहीं है, तो वो ट्रीटमेंट सफल नहीं होगा। कुछ कंडीशंस में सफल हो भी जाता है। तो अब एक जगह पे तो हम कर रहे हैं 1,500 रुपये की रूट कैनाल, दूसरी जगह पे एक क्लास डेंटिस्ट होता है, यानी कि ऐसे डेंटिस्ट, ऐसे डॉक्टर्स भी होते हैं जो अपने दिन के 5, 7, 10 पेशेंट करते हैं, लेकिन वो क्वालिटी पेशेंट्स करते हैं। वो बोलते हैं मैं एक रूट कैनाल का 5,000 रुपये चार्ज करता हूँ और मैं पेशेंट को पूरा टाइम देता हूँ, अच्छा मटेरियल यूज़ करता हूँ,
इंस्ट्रूमेंट न्यू यूज़ करता हूँ। लाइक जब अगर कोई 1500 की आरसीटी कर रहा है तो उसके मन में क्या होगा, यार ये 10 नंबर की फाइल है, उस पेशेंट में यूज़ करी होगी, चलो इसमें भी कर मतलब वो उस फाइल को रीयूज़ करता रहेगा जब तक कि वो टूट नहीं जाती। कई बार ऐसा देखा गया है कि जब तक टूट नहीं जाती ना फाइल तब तक उसको यूज़ करते रहते हैं। लेकिन जहाँ पर पेशेंट आपको अच्छा पे कर रहा है, आप टाइम अच्छा ले रहे हो, आपके ऊपर लोड कम है, तो आपकी परफॉर्मेंस अपने आप बढ़ जाती है। मुझे पता है कि मैं किस तरीके से पागल होता था, कितना परेशान होता था कि मैं नहीं कर पा रहा, और जब रात में पैसे गिनता था तो पैसे बचते ही नहीं थे। आधा पैसा इलेक्ट्रिसिटी बिल, मटेरियल बिल, ये बिल, वो बिल, बचता कुछ नहीं था। मैंने उस चीज़ को चेंज किया, मैंने उस पर्सपेक्टिव को चेंज किया। मैंने कहा नहीं, ये अब ज़्यादा टाइम नहीं चलेगा। अच्छा चार्ज करो, अच्छा काम करो, पेशेंट को बताओ कि हम क्या क्वालिटी प्रोवाइड करें। लाइक अगर मैं पेशेंट ट्रीट कर रहा हूँ तो मेरे दिमाग में ये थॉट होता है कि मैं इसको इतना अच्छे से ट्रीट कर दूँ कि आने वाले 8 से 10 साल तक ये इस दाँत के लिए तो मेरे पास आए ही नहीं। मतलब मैं उसका ट्रीटमेंट करके उसको बोल दूँ टाटा बाय-बाय, उसके बाद फिर वो आए ही नहीं मेरे पास कि यार डॉक्टर साहब वापस से इसमें दर्द हो रहा है, वो नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि मुझे पीस ऑफ माइंड चाहिए। अब अगर मैं वही मास प्रैक्टिस कर रहा हूँ, वही जल्दी-जल्दी इलाज कर रहा हूँ, मुझे पता है 2 साल तक ही नहीं चलनी है आरसीटी, 2 साल बाद फिर आएगा ये। तो कुछ डेंटिस्ट जो है वो इस थॉट प्रोसेस में चलते हैं कि यार आज का देखते हैं अपन तो, आज जैसा हो रहा है करके भेज दो, कल का कल देखेंगे। उनका थॉट प्रोसेस अपना है, लेकिन मेरा थॉट प्रोसेस ये बोलता है कि आज अच्छे से इलाज कर दो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अभी दोबारा कल वापस मेरे पास आकर ये ना बोले कि डॉक्टर साहब आपने किया था, खराब हो गया। मैं ये नहीं सुनना चाहता। हालाँकि 100 में से 1 आधा निकल आता है, लेकिन मैक्स टू मैक्स मेरी कोशिश यही रहती है कि वो 100 में से 1 आधा ही हो। ऐसा ना हो कि 100 में से 50 मेरे पास रिटर्न आ जाए और बोले कि करो। तो हमेशा क्वालिटी पे फ़ोकस करो, मास प्रैक्टिस पे ज़्यादा मत जाओ, क्लास प्रैक्टिस पे जाओ। भले आप दिन के 2 पेशेंट ही करो, लेकिन उनको इतनी शिद्दत से, इतने अच्छे से और इतने क्वालिटी के साथ ट्रीट करो कि वो बोले वाह! क्या इलाज किया है। तो ये चीज़ मैंने अभी थ्रू आउट द टाइम सीखी है। इसके साथ ही चौथी चीज़ कि हम अपनी मार्केटिंग पर कभी भी ध्यान नहीं देते हैं। आपकी इनकम का 10% हमेशा मार्केटिंग में जाना चाहिए। अब कई सारे लोग बोलेंगे कि हम मार्केट क्यों करें? हम तो ऑलरेडी बहुत पुराने हैं, ठीक है? या किसी के क्लिनिक को 10 साल हो गए, किसी के 15 साल हो गए, हमारे पास तो ऑलरेडी ही बहुत ओपीडी है, हम क्यों मार्केट करें? लेकिन मैं उन सभी डॉक्टर्स को और उन्हीं सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं, लाइक आप कोका कोला ले लो, 5 स्टार ले लो या पार्ले ले लो, ये कंपनीज़ आपसे भी ज़्यादा पुरानी हैं। लाइक किसी कंपनी को 40 साल हो गए, किसी को 80 साल हो चुके हैं, लेकिन स्टिल ये कंपनीज़ मार्केटिंग पे पैसा खर्च करती हैं, ये मार्केट करती हैं खुद को। तो मार्केटिंग पे पैसा खर्च करना कोई बुरी बात नहीं है। मेरे अकॉर्डिंग आपको अपनी जो भी इनकम है, लाइक अगर आप 50,000 आपके बचते हैं महीने के एंड में, तो आपको एटलीस्ट 2,500 से लेकर 5,000 रुपये तक अपनी मार्केटिंग में लगाने चाहिए। मार्केटिंग किसी भी फॉर्म में हो सकती है, लाइक आप कैंप्स लगाइए, या फिर आप फेसबुक एड्स चला सकते हैं, गूगल एड्स चला सकते हैं, इंस्टाग्राम एड्स चला सकते हैं। तो ये जो एड्स का प्रोसीजर होता है, ये आप कर सकते हैं। ये किस तरीके से एड्स चलाई जाती है, ये एक अलग टॉपिक है। अगर आपको जानना है तो मैं मेरे जो एड्स चलाते हैं, जो मार्केटिंग मेरे जो मेरी मार्केटिंग टीम है, मैं एक बार उनसे पूछ के आपके साथ उस इन्फॉर्मेशन को भी शेयर करूँगा। उसके साथ ही 5वीं चीज़ कि आपको अपनी हेल्थ पे फ़ोकस करना है। देखो क्या है कि स्टार्टिंग में मैं ना ज़ोर-शोर में लगा रहता था कि यार सुबह भी काम करना है, शाम को भी काम करना है, संडे को भी काम करना है, काम ही काम करना है। इधर विज़िट पे भी जाना है, कंसल्टेंसी पे भी जाना है। हाँ, मतलब हर जगह पे जाना है। कोई डॉक्टर बुला रहा है उसके पास भी जाना है। सारी चीज़ें करने के बाद हुआ ये कि मेरी हेल्थ डाउन हो गई, और कई बार तो ऐसा हुआ कि मैं मेरे बेड से भी नहीं उठ पाता था, इतना ज़्यादा बैक में पेन होने लग गया था। क्योंकि वर्कलोड ज़्यादा ले लिया था, एक्सरसाइज करता नहीं था, मेंटल हेल्थ की बैंड बजी हुई थी, और ऐसे पेशेंट्स को जो मेरे को परेशान करते हैं, उनको भी अपने माथे पर लेके मैंने बहुत सारी चीज़ें अपने साथ गलत कर दी थी, जिससे मेंटल पीस, फिजिकल बॉडी सब कुछ खराब हो गया था। लेकिन लास्ट ईयर मैंने एक वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने बोला था कि ये जो गलती है ना मैंने करी है ना, इसको मैं सुधारूँगा। और हाँ, मैंने इस चीज़ को सुधारा। मैंने अपने माइंड से लोड कम किया, मैंने अपने क्लिनिक पे स्टाफ बढ़ाया, मैंने डेंटिस्ट बढ़ाए, डॉक्टर्स बढ़ाए, ताकि मेरा ये लोड कम हो सके। और
अभी मैं ये कह सकता हूँ कि ठीक है, मैं काम करता हूँ, लेकिन मैं ज़्यादा लोड नहीं लेता हूँ, और इससे मेरी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों सही है, इम्प्रूव हो रही हैं। हालांकि जो चीज़ें हुई हैं मेरे साथ, जो बॉडी में मेरा रिसेशन आया है, वो पूरी तरह रिकवर नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, कई हद तक मैंने इस चीज़ को रिकवर कर लिया है, और नेक्स्ट ईयर तक मैं इसको और बेटर बना लूँगा, ये मुझे पता है। तो हेल्थ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपकी हेल्थ है, क्योंकि एक दिन अगर आप घर पे बैठ गए ना, आप पागल हो जाओगे। मतलब आपका जो मीटर है ना, दिस इज़ योर एक्टिव इनकम। आप काम करोगे, आपका हाथ चलेगा, आप टाइम दोगे, तब आपके पास पैसे आएंगे। ये मीटर जब तक चलता रहेगा, आप पैसे कमाते रहोगे। जिस दिन ये मीटर स्टॉप हुआ, आपकी कमाई रुक जाएगी। तो इसलिए आपकी हेल्थ का होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, और आपके करियर की ग्रोथ के लिए। उसके साथ ही लास्ट एंड फाइनल, टीम वर्क। अपने स्टाफ में, अपनी टीम में ऐसे लोगों को हायर करिए जो अच्छा काम करते हों, जो डेडिकेटेडली काम करते हों, जो आपके लिए काम करते हों। तो उससे क्या होगा, आप भी ग्रो होंगे और आपकी टीम भी ग्रो होगी। ऐसा नहीं करना कि आपकी टीम को आप एक्सप्लॉइट कर रहे हो। देखो, इसमें गलतियाँ डॉक्टर्स की भी होती है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि हमारी टीम गलत है। कई बार गलती डेंटिस्ट की होती है, खुद डॉक्टर की होती है। लाइक अगर कोई आपका टीम मेंबर या आपका स्टाफ मेंबर अच्छा काम कर रहा है और ये डिज़र्व करता है कि इसकी सैलरी ज़्यादा होनी चाहिए, तो आपको उसको वो सैलरी देनी चाहिए। लाइक उसकी डिज़र्विंग सैलरी। आप अपने आप को उसकी जगह रख के देखा करो कि यार, मैं अगर उसकी जगह पे होता तो मैं क्या क्या सोचता कि मेरी सैलरी कितनी होनी चाहिए, या मैं जिस हिसाब से मैं काम कर रहा हूँ उस हिसाब से क्या मैं अंडरपेड तो नहीं हूँ। तो अगर आपको ऐसा लगे, तो आपको उनकी सैलरी बढ़ा देनी चाहिए, क्योंकि अगर आपका स्टाफ खुश रहेगा, आपकी टीम सॉरी, अगर आपका स्टाफ खुश रहेगा, आपकी टीम खुश रहेगी, तो आप जल्दी आगे बढ़ोगे और अच्छे से ग्रो करोगे। तो आप मेरी इन बातों से कितना एग्री करते हैं और कितना नहीं एग्री करते हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, और आपके क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं इस दौरान, या पिछले साल, या कभी भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो हो, जो आप शेयर करना चाहते हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, या फिर आप एक मेरे को इंस्टाग्राम पे बता देना। और अगर ऐसा हुआ कि आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हुआ और लोगों को उससे कुछ सीखने को मिलेगा, तो मैं आपको मेरे चैनल पे लेके आऊँगा और मैं आपसे वन ऑन वन बात करूँगा, और आपका एक्सपीरियंस सभी डेंटिस्ट भाइयों तक पहुँचाऊँगा कि एक्चुअल में आप क्या फ़ील कर रहे हैं और आप क्या मैसेज देना चाहते हैं। आप कोई भी हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको 1 साल हुआ हो, आपको 2 साल हुए हो, आपको 20 साल हुए हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे आपको 6 महीने ही क्यों ना हो। अगर आपका एक्सपीरियंस है, अच्छी स्टोरी है, तो आप बिल्कुल मुझे बताना, मैं आपको लेके आऊँगा और हम बात करेंगे। उसके अलावा न्यू ईयर आ चुका है, सो हैप्पी न्यू ईयर। आने वाला टाइम आपके लिए बहुत अच्छा हो और मेरे लिए भी अच्छा हो, यही दुआ करते हैं। सो इन्हीं शब्दों के साथ, दिस इज़ डॉक्टर सुनील साइनिंग ऑफ।